नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11th क्लास। आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह के काव्य खंड का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं। बच्चों, ये एक कविता है काव्य खंड से, और इस कविता की कवित्री का नाम है निर्मला पुतुल। बच्चों, मैं निर्मला पुतुल का आपको कवित्री परिचय बताती हूँ, इनका जीवन परिचय बता रही हूँ। इनका नाम निर्मला पुतुल है और इनका जन्म 1972 में झारखंड के दुमका में हुआ था। और इनके पिता का नाम शिरिल मुर्मू था और माता का नाम कांदनी हांसदा था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है और इनकी जो भाषा है वो हिंदी भाषा है और कुछ कुछ इनकी भाषा आदिवासी परगना की भी है। तो बच्चों, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, फूटेगा एक नया विद्रोह। बच्चों, कवित्री 15 वर्षों से अधिक समय से शिक्षा, सामाजिक विकास, मानवाधिकार, आदिवासी महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक एवं संस्थागत स्तर पर सतत सक्रिय रही हैं। तो वही स्वास्थ्य परिचायिका के रूप में भी संथाल परगना के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्यरत भी रही हैं। और बच्चों, आदिवासी समाज की जो विसंगतियां हैं उन्होंने तल्लीनता से अपने काव्यों में उकेरा है। बच्चों, वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ा और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीति और शराब की ओर बढ़ता हुआ झुकाव भी है। तो बच्चों, आओ मिलकर बचाए कविता में हम दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण आओ मिलकर बचाओ कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है, जहां कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है कि जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्रकृति परिवेश के लिए जरूरी है, तो वहीं प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासी समाज संकट में है। तो बच्चों, कविता का मूल स्वर भी आदिवासी समाज संकट में है, वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो कविता का जो मूल स्वर है वो आदिवासी समाज की ओर ही इशारा करता है। तो बच्चों, कविता प्रारंभ करने जा रही हूँ। आओ मिलकर बचाए, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में, अपने चेहरों पर संथाल परगना की माटी का भाषा में झारखंडीपन। कवित्री प्रादेशिक गुणों को बचाने का आग्रह करती हुई कहती हैं कि हमें अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाना है और शहरों की आबो हवा से बचाना है, क्योंकि बस्तियों को नंगी होने से बचाना है यानी कि इसके कारण हमारे क्षेत्र की, यानी जो शहरों की आबो हवा हमारे शहरों को लग गई है, उससे हमें हमारे गांवों को बचाना है, क्योंकि इसके कारण हमारे क्षेत्र की जो परंपरा और प्रचलित मर्यादाएं हैं वो भंग हो रही हैं और पूरी की पूरी बस्तियों को, हमें गांवों की जो पूरी की पूरी बस्तियां हैं उन्हें नंगी होने से, अमर्यादित होने से बचाना है। क्योंकि यदि हम पूरी की पूरी बस्तियों को नहीं बचाएंगे तो बस्तियां जो हैं वो हड्डियों का ढेर बन जाएगी। अर्थात कवित्री का भाव यह है कि शहरी अपसंस्कृति का जो प्रभाव है वो, उस प्रभाव से यहाँ के निवासी, यानी जो गांव के जो निवासी हैं, यहाँ के निवासी अमर्यादित हो जाएंगे और यहाँ का संपूर्ण वातावरण भी प्रदूषित हो जाएगा। अपने आगे कवित्री कहती है कि झारखंड के लोगों के जो चेहरों पर झारखंड के जो लोग हैं उनके चेहरों पर शहरी सभ्यता का जो प्रभाव है वो किसी भी स्थिति में न पड़े। कवित्री ये कोशिश करती हैं कि झारखंड के जो लोग हैं उनके चेहरों पर शहरी प्रभाव का असर किसी भी स्थिति में न हो और उन पर हमारी मिट्टी का ही रंग बना रहे, उसी मिट्टी का प्रभाव उन पर बना रहे और लोगों का जो व्यवहार है, चाल चलन है, वो गांव के अनुरूप ही हो। अर्थात जो प्रादेशिक गुण है उसी के अनुसार लोगों के चेहरों का रंग ढंग दिखाई दे। आगे कवित्री कहती हैं कि झारखंड की जो भाषा और उसका जो प्रभाव है वो खत्म ना हो और क्षेत्रीय बोली और भाषा बोलने में लोगों को झिझक महसूस ना हो। अर्थात जो झारखंड के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन्हें वहाँ की भाषा और बोली बोलने में शर्म महसूस ना हो। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो कवित्री प्रादेशिक गुणों को बचाने का आग्रह करते हुए पुनः कहती है कि शहरी संस्कृति के प्रभाव से लोगों की दिनचर्या में एक प्रकार का
बदलाव आया है, एक ठहराव आ गया है लोगों के मन में। जो उनके जीवन की जो गर्माहट है, उनके मन का जो हरापन है, यानी उनके मन में जो छाई हुई हरियाली है, अर्थात उनका भोलापन, उनकी सरसता, उनकी मधुरता जो है वो सब नष्ट हो गई। लोगों के मन में जो मधुरता है वो सब नष्ट हो गई है। अर्थात जो एक दूसरे से अर्थात लोग, गांवों के जो लोग हैं वो एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे हैं और उनके जीवन व मन में उत्साह मधुरता का संचरण नहीं हो पाता है। तो बच्चों, शहरी संस्कृति के प्रभाव से जो अक्कड़पन और जुझारूपन है वो दिखाई देता है और लोगों के मन से जो भोलापन है वो समाप्त हो गया है और वापस उनके दिलों में, तो कवित्री कहती हैं कि लोगों के दिलों में भोलापन और जो सरसता है, जो मधुरता है, वो पुनः उनके मन में आ जाए और उनके संस्कारों से वो वापस परिपूरित हो जाए। आगे कवित्री कहती हैं, भीतर की आग धनुष की डोरी, तिर का नुकीलापन कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। कवित्री कहती हैं कि प्रदेशवासियों का जीवन उत्साह समाप्त न हो और उनके उत्साह की ऊर्जा बनी रहे। अर्थात प्रदेशवासियों के जो लोग हैं उनके जीवन का उत्साह समाप्त न हो और उनके मन की जो आग है, जो भीतर की जो आग है, उनके अंदर जो ऊर्जा बनी हुई है वो कभी समाप्त न हो। उनके धनुष की डोरी की जो तान है वो ढीली ना पड़े। उनका जो उनके जो तीर है, तीर का जो नुकीलापन है वो पहले जैसा ही बना रहे और जंगल की हवा हमेशा ताजी ताजी बनी रहे। नदियों की निर्मलता, पावनता और पवित्रता हमेशा बनी रहे और पहाड़ों का जो मौन वातावरण है वो हमेशा ऐसा ही बना रहे और लोकगीतों की जो मधुर धुन है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहे और मिट्टी से जो सौंदेपन की खुशबू आती है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहे और जो गांवों में, जो खेतों में फसलें लहलहाती हैं वो ज्यों की त्यों बनी रहे। अर्थात उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव न पड़े और भाव यह है, उन पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े। और कवित्री का भाव यह है कि लोग अपनी परंपरागत जीवन शैली को न छोड़े। जो वहाँ के प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने परंपरागत जीवन शैली को न छोड़े। आगे कवित्री कहती हैं, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री कहती हैं कि हमारे जीवन में फिर से नाचने के लिए खुला आंगन हो और गाने के लिए सुंदर सुंदर गीत हो, तो हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट सबके मन में हो, रोने के लिए एक मुट्ठी भर एकांत भी हो। कवित्री कहती हैं कि बच्चों के खेलने के लिए खेल के मैदान हो, तो पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास हो और हरी हरी घास के बड़े बड़े मैदान हो, तो साथ ही बड़े बूढ़ों के को शांति अनुभव करने के लिए शांति भरा वातावरण उपलब्ध हो। यानी पहाड़ों के जो शांति है वो बड़े बूढ़ों को शांति उपलब्ध कराने के लिए, शांति देने, बड़े बूढ़ों के मन को शांति देने के लिए उपलब्ध हो। आगे कवित्री कहती हैं, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री कहती हैं कि आज के इस अविश्वास भरे दौर में लोगों के मन में थोड़ा सा विश्वास हो, थोड़ी सी आशा, उम्मीद हो और थोड़े से उनके सपने हमेशा आपस में एक दूसरे से बने रहे। आगे कवित्री कहती हैं, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती हैं कि इस दृष्टि से हम सब मिलकर अपने गांवों को, अपने गांवों की संस्कृति को बचाए, विश्वास, आशा और सपनों को बचाए, क्योंकि इस अविश्वास के युग में अभी ये सब भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। कवित्री कहती है, हाँ, हालांकि सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस अविश्वास के युग में अभी भी ये सभी बातें या ये सभी जो भावनाएं हैं, आशा, उम्मीद, विश्वास और सपने, जो ये भावनाएं हमारे हैं, ये पूरी तरह से खत्म नहीं है हुई हैं और हमें इनको बचाए रखना है। हमें इनको बचाए रखना है, अभी समय है और सब अब तक हमारे पास है। तो बच्चों, हमें इस कविता से यही सीखने को मिला है कि हमें अपनी गांवों की संस्कृति को बरकरार बनाए रखना है। भले ही हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं तो भी हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। वहाँ की संस्कृति को शहरों की आबो हवा नहीं लगनी चाहिए और यदि लग भी जाती है तो हमें अपनी परंपराओं को अमर्यादित होने से बचाना चाहिए। यानी कि हमें अपनी परंपराओं को भंग नहीं होने देना है। धन्यवाद बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है।